Hello everyone, welcome to Learn Logically. Myself Siddharth and I am welcoming all of you to quick revision classes for upcoming CBSE Board Class 12 examination. We have started from the organic chemistry and this is our lecture number 2 यानी कि theme number 2, that is the reaction mechanism. In this particular video we are going to discuss the basic principles of reaction mechanism from class 11 and further we are going to apply all these principles in the class 12 chapters. ओके इससे पहले कि हम लोग आगे बढ़े, हम लोगों ने अभी तक क्या ख़त्म कर लिया है, हमने पहले कैसे इफेक्टिवली रिवीजन करें वो तो मैंने आपको वीडियो बताया था। ये मेरा लर्न लॉजिकली यूट्यूब चैनल के ऊपर अगर आप लोग जाएंगे देन आपको एक प्लेलिस्ट मिल जाएगा क्लास 12 केमिस्ट्री रिवीजन सीरीज फॉर सीबीएसई बोर्ड। ओके तो सबसे पहला लेक्चर में हमने क्लासिफिकेशन देखा, उसके बाद लेक्चर 1.1 में हमने नोमेनक्लेचर का जितने भी प्रिंसिपल्स या फिर रूल्स है उसको देखा। उसके बाद उस सारे रूल्स को हमने चैप्टर वाइज 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं उनमें अप्लाई करके उनका IUPAC नोमेनक्लेचर कर दिया। उसके बाद जितने भी इम्पोर्टेंट कॉमन नेम्स है उसको भी हमने ख़त्म कर लिया है। तो हमने लेक्चर 1 मतलब ये थीम 1 में L1, L1.1, L1.2 एंड L1.3 में क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर, ये थीम जो था हमारा पहला थीम, इसको हमने कंप्लीट कर चुका है। अभी हमारा जो सेकेंड थीम है L2 यानी रिएक्शन मैकेनिज्म, इसमें हम रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, उसमें क्या क्या प्रिंसिपल्स हैं, कितने प्रकार हैं और कैसे हम इसको 12th के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कैसे अप्लाई करेंगे, या फिर पहले से ही अप्लाई हो चुका है लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि ये ऐसा ही होता है। मतलब इसका हम आप लोगों को मैकेनिज्म भी पता है, वो कैसे हो रहा है भी पता है, लेकिन इसका अप्रोच, द करेक्ट अप्रोच आपको पता नहीं था। वो अभी हम L2, L2.1, L2.2 एंड L2.3 ऐसा करके ख़त्म करेंगे। ठीक है, आई होप यहाँ पे L2 के बाद और 2 वीडियो आएगा जिसमें कि हमारा 12th का जितना भी रिएक्शन मैकेनिज्म इम्पोर्टेंट है वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अभी हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और ये वीडियो में भी थोड़ा लेंथी हो सकता है क्योंकि हम 11th का जितना भी जिस्ट है बेसिक प्रिंसिपल उसको बहुत रैपिडली रिवाइज करेंगे। बिकॉज until and unless you don't know what is what, then it is very difficult to understand where and how you are going to apply all those part. Okay, so बी पेशेंट, आप लोगों का वीडियो ऑन टाइम आ जाएगा। अभी 2-3 दिन से मेरा थोड़ा पर्सनल काम की वजह से मैं रेगुलर वीडियोस नहीं अपलोड कर पा रहा था, लेकिन फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स यू विल गेट योर वीडियोस ऑन टाइम, दैट्स ए प्रॉमिस। ओके सो अभी बहुत हो गया बातें, चलो स्टार्ट करते हैं क्लास को। सो द फर्स्ट एंड फंडामेंटल थिंग इज रिएक्शन मैकेनिज्म। व्हाट इज रिएक्शन मैकेनिज्म? सर ये बुक में कहाँ पे दिया है? जब आप क्लास 11 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बुक निकालोगे देन वहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे एक हेडिंग मिलेगा फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। इस हेडिंग के अंदर ये ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म क्या है, उसमें क्या क्या सब यूनिट है, हम सबको अच्छे से बुक में दिया है। लेकिन अभी हम इसको बहुत क्रिस्पली मतलब बस हाईलाइटेड पॉइंट को डिस्कस करेंगे और इसका जो भी मैक्सिमम बेनिफिट है वो हम इसको अप्लाई करके लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म? इट इज ए सीक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप describing details of electron movement, energetics during bond cleavage and bond formation, and the rates of transformation of reactants into products is referred to as reaction mechanism। बहुत सारे बात बोल दिया, क्या है अब चलो इसको थोड़ा स्प्लिट करते हैं, हम देखेंगे वन बाय वन। द फर्स्ट थिंग क्या बोला है? ए सिक्वेंशियल अकाउंट ऑफ ईच स्टेप, मतलब सिस्टमेटिकली बहुत सारे स्टेप को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। डिस्क्राइबिंग डिटेल्स ऑफ, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नहीं सर हम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन मूवमेंट से क्या हो रहा है? नहीं सर एक एनर्जेटिकली चेंज हो रहा है, एनर्जेटिक चेंज हो रहा है। कब हो रहा है? ड्यूरिंग ए बॉन्ड क्लीवेज एंड ड्यूरिंग ए बॉन्ड फॉर्मेशन। अच्छा सर, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है उसके वजह से एनर्जी चेंज हो रहा है। उस क्यों हो रहा है? क्योंकि वहाँ पे एक बॉन्ड टूट रहा है या फिर एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है। ठीक है, और उसके साथ जो भी रेट्स एसोसिएटेड है, मतलब द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और द रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट इनटू प्रोडक्ट इज रेफर्ड एज द रिएक्शन
मैकेनिज्म। समझ में आ रहा है? मतलब कोई एक रिएक्टेंट है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक चेंजेस हो रहा है जिसके वजह से कि उस रिएक्टेंट का एनर्जेटिक्स में चेंजेस हो रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे एक नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा है या फिर जो भी एग्जिस्टिंग बॉन्ड है वो टूट रहा है और उसके बाद वहाँ से हमको क्या मिल रहा है? एक नया डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल रहा है। तो ये रिएक्टेंट पहले आर था, वहाँ से कैसे इलेक्ट्रॉनिक उसका चेंजेस हो रहा है, एक नया बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है और आखिर में हमको क्या मिल रहा है? एक प्रोडक्ट मिल रहा है। ये सारा स्टेप को अगर हम अच्छे से डिस्क्राइब कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ एनर्जी सिक्वेंशियली, देन दैट पर्टिकुलर एंटायर रिप्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज रिएक्शन मैकेनिज्म। ये हो गया इसका डेफिनेशन। नाउ लेट्स सी ए जनरल स्कीम ऑफ ए ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। सो द रिएक्टेंट ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसके ऊपर रिएक्शन होने वाला है। कैसे रिएक्शन होगा? उसके ऊपर एक रिएजेंट अटैक करेगा। जब सबस्ट्रेट के ऊपर एक रिएजेंट अटैक करेगा, वो लोग मिलके एक हाईली एनर्जेटिक इंटरमीडिएट बनाएंगे और हाईली एनर्जेटिक इंटरमीडिएट से हमको क्या मिलेगा? हमको हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट मिलेगा जो कि हमको चाहिए। और बाकी जो एक्स्ट्रा रह गया डिजायरेबल प्रोडक्ट के बाद, उन सब चीज़ों को हम क्या बोलेंगे? बाय प्रोडक्ट्स बोलेंगे। समझ में आ रहा है? सो द फ्रॉम द वेरी फर्स्ट substrate, on substrate the reagent is going to attack, then we are getting a highly energetic intermediate, then we are getting the desirable product, and all the rest are called as byproducts. To understand this reaction mechanism, we need to understand some concepts regarding reaction mechanism. The first one is fission of covalent bond. Second, what is attacking reagent, how many types they are and what are they. Then what is reaction intermediate, and the final and the most important is the electron displacement in a covalent bond. ठीक है, in a covalent bond. समझ में आ रहा है बच्चों? क्योंकि यहाँ पे डेफिनेशन में क्या लिखा गया? बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है या फिर बॉन्ड टूट रहा है, बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है। उसके बाद वहाँ पे एक अटैकिंग रिएजेंट है, वहाँ पे एक हाईली एनर्जेटिक रिएक्शन इंटरमीडिएट मिल रहा है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है जिसके वजह से ये सारा खेल हो रहा है। तो ये चारों थीम को अभी हम वन बाय वन समझेंगे, तब जाके हमारा रिएक्शन मैकेनिज्म का जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो हमको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो सो द फर्स्ट हेडिंग इज फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड. So how a covalent bond forms? When two electronegative species, that means a non-metal and a non-metal, mutually share electrons, they form a covalent bond. कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब है शेयरिंग. शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको हम क्या बोलेंगे? कोवेलेंट बॉन्ड. वो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे क्लीप कर रहा है, कैसे टूट रहा है? देखो, इसका दो प्रकार है. पहला वन है हेटेरोलाइटिक और दूसरा है होमोलाइटिक. सो हेटेरोलाइटिक में क्या हो रहा है? देखो, सबसे पहले अगर ये देखो CH3Br, since Br is more electronegative than carbon, so it has the tendency to attract the shared pair of electron of this particular covalent bond. Hence CH3 is getting plus charge and Br is getting minus charge. तो कार्बन चेन में अगर वहाँ पे एक प्लस चार्ज आ रहा है देन हम उसको क्या बोलते हैं? कार्बोकैटायन. ठीक वैसे ही अगर किसी भी प्रकार से मतलब एक हेटेरो एटम है, एक ग्रुप है, वहाँ से अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी CH3 के ऊपर माइग्रेट कर रहा है और CH3 माइनस चार्ज गेट कर रहा है देन हम उसको क्या बोलेंगे? कार्बो एनायन. समझ में आ रहा है? हेटेरोलाइटिक का मतलब ये है कि ये जो दो इलेक्ट्रॉन शेयर होके एक बॉन्ड है, उस दोनों ही इलेक्ट्रॉन पे अगर किसी एक का हकदार हो गया, जैसे कि इधर Br माइनस और इधर CH3 माइनस, तो उस टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न को हम क्या बोलेंगे? हेटेरोलाइटिक. एंड हेटेरोलाइटिक पैटर्न में दो प्रकार है, एक है कार्बोकैटायन और एक है कार्बो एनायन. अगर कार्बन पॉजिटिव चार्ज पा रहा है देन हम उसको क्या बोलेंगे? कार्बोकैटायन. अगर माइनस चार्ज पा रहे हैं देन हम उसको क्या बोलेंगे? कार्बो एनायन. तो इस टाइप ऑफ क्लीवेज पैटर्न को और क्या बोलते हैं? आयोनिक पैटर्न और हेटेरोपोलर और सिंपली पोलर, बिकॉज यहाँ पे पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है. वन इज गेटिंग प्लस एंड वन इज गेटिंग माइनस. हियर ऑल्सो द सेम इज हैपनिंग, बट डिपेंडिंग अपॉन द कार्बन व्हिच चार्ज इज गेटिंग कार्बन, इट इज कॉल्ड एज कार्बोकैटायन एंड कार्बो एनायन.
ठीक वैसे ही होमोलाइटिक क्लीवेज का मतलब है होमोलाइटिक क्लीवेज मतलब क्या है? फ्री रेडिकल जनरेशन। इसको और क्या बोलते हैं? होमोपोलर बोलते हैं या फिर नॉन पोलर बोलते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है? होमो मतलब सेम चार्ज पा रहा है, जैसे कि ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक एक स्पेसिस एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए यहाँ देखो वन हेडेड एरो दे रहा है, लेकिन यहाँ दोनों ही इलेक्ट्रॉन जा रहा है इसलिए डबल हेडेड एरो दे रहे हैं। फील द डिफरेंस। यहाँ पे एरो का सिग्निफिकेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एनी काइंड ऑफ फ्री रेडिकल जनरेशन हमेशा हीट या फिर लाइट के प्रेजेंस में होता है। अगर आप हीट या लाइट दे रहे हो देन आपको यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आर पा रहा है, मतलब अल्किल चेन और कार्बन चेन, और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक हेटेरो एटम जो भी बॉन्डेड एटम है वो पा रहा है। तो अगर आर एक डॉट पा रहा है देन हम उसको क्या बोल रहे हैं? डॉट मतलब इलेक्ट्रॉन, देन हम उसको क्या बोल रहे हैं? अल्काइल फ्री रेडिकल, ठीक है। तो अल्काइल फ्री रेडिकल एंड ये हो गया हेटेरो एटम जो भी है वो एक रेडिकल पा रहा है, ठीक है। अभी देखो ये जो कार्बोकेटायन है, कार्बो एनायन है और फ्री रेडिकल है, हम उसको और अच्छे से समझने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ पैरामीटर से इनके अंदर जो डिफरेंसेस है हम उसको समझेंगे। सो द फर्स्ट वन इज वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स। In an carbocation, there are 6 number of electrons in its valence shell. Likewise, for a carboanion, there is 8 number of electrons, and for a free radical, there is 7 number of electrons. So, आप लोगों ने पढ़ा होगा अगर आउटर सेल में 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है देन हम उसको क्या बोलते हैं? ऑक्टेट, यानी कि वो स्टेबल है और क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली क्या है? सफिशिएंट है। लेकिन 8 से अगर कम है देन हम उस लोगों को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट बोलेंगे। तो इसीलिए सेकंड पैरामीटर क्या है? इलेक्ट्रॉनिकली कार्बोकेटायन इज डेफिशिएंट, कार्बोएनायन इज सफिशिएंट, फ्री रेडिकल इज आल्सो डेफिशिएंट, ठीक है। सिंस ये डेफिशिएंट हो रहा है इलेक्ट्रॉनिकली, तो इसका नेचर क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जैसा होगा। इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल क्या है हम ये नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, लेकिन कार्बोकेटायन क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोफाइल। कार्बोएनायन क्या हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल। ठीक वैसे ही फ्री रेडिकल एक्चुअली ये नाइदर इलेक्ट्रोफाइल नॉर न्यूक्लियोफाइल के कैटेगरी में जाता है, बट इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट से कम है, 8 से कम है, इसलिए मोस्टली इसका जो भी प्रॉपर्टीज होता है वो मोस्टली इलेक्ट्रोफाइल के साथ सिमिलर होता है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ए कार्बोकेटायन इज sp2 व्हिच इज ट्रायगोनल प्लानर। एस कार्बोएनायन का sp3 होता है जिसको कि हम पिरामिडल शेप बोलेंगे या फिर टेट्राहेड्रल शेप बोलेंगे। पिरामिडल शेप बट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। पिरामिडल शेप होगा और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। कैसे? देख लो, CH H ये हो गया लोन पेयर, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, और शेप क्या होगा? पिरामिडल, जस्ट लाइक एमोनिया। लेकिन कार्बोकेटायन का क्या होगा रे बच्चा? H और ये हो गया प्लस, मतलब ट्राइगोनल प्लानर, और ये क्या हो गया? पिरामिडल। ठीक वैसे ही आपका फ्री रेडिकल का क्या होगा? sp2 टाइप होगा। इसमें भी कुछ इस तरह से होगा, देख लो, CH H और यहाँ पे एक डॉट रेडिकल, फ्री रेडिकल होता है, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? sp2 प्लानर। सो मोस्टली इसका जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होगा वो किसके साथ सिमिलर होगा? कार्बोकेटायन के साथ होगा, ठीक है। उसके बाद मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये आपका एंट्रेंस के सवाल में आता है। So mostly carbocations are diamagnetic, carboanions are paramagnetic and free radicals are also paramagnetic. Diamagnetic का मतलब क्या है? Repelled by the magnetic field और repelled by the magnet. Paramagnetic का मतलब क्या है? Attracted, attraction होता है, attract by the magnetic field और magnet. उसके बाद stability order, stability order देख लो, tertiary carbocation is much more stable than the secondary, then the primary, then the methyl. और ये क्यों हो रहा है? बिकॉज अभी हम आगे प्लस आई इफेक्ट, जो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट मूवमेंट हम पढ़ेंगे इन एक कोवेलेंट बॉन्ड, वहाँ पे हम इंडक्टिव इफेक्ट और हाइपर कंजुगेशन बोल के एक चीज़ पढ़ेंगे जिसमें कि हमको इसका रीजन पता चलेगा, ठीक है। बस अभी के लिए आप इसको याद रख लो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ ए कार्बोकेटायन इज टर्शियरी इज ग्रेटर देन 2 डिग्री, इज ग्रेटर देन प्राइमरी, इज ग्रेटर देन मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। और इसका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है कैसे बढ़ाया जा सकता है? अगर हम ये कार्बोकेटायन है
प्लस है मतलब इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, तो इसको अगर हम इलेक्ट्रॉन दे देंगे देन ये क्या हो जाएगा, ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। इसीलिए देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया है, अगर हम किसी भी हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देंगे देन इसका स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इसीलिए यहाँ पे अगर आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर अटैच करवा रहे हैं कार्बोकैटायन में देन वहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करके उसका स्टेबिलिटी बढ़ा रहे हैं। ठीक है, ठीक वैसे ही अगर आप कार्बो एनायन के पास देख रहे हैं देन इसका ऑर्डर क्या होता है, मिथाइल कार्बो एनायन CH3 माइनस इज ग्रेटर देन CH3 CH2 माइनस, यानी कि प्राइमरी कार्बो एनायन इज ग्रेटर देन CH3 होल 2 CH माइनस, यानी कि सेकेंडरी कार्बो एनायन इज ग्रेटर देन CH3 होल 3 C माइनस, यानी कि टर्शियरी कार्बो एनायन। ठीक है, सिंस दिस इज ए इलेक्ट्रॉनिकली सफिशिएंट स्पीसीज, इफ यू आर एडिंग एन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जो कि क्या करेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, तब जाके कार्बो एनायन का क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज करेगा। ठीक है, जस्ट ऑपोजिट टू कार्बोकैटायन। बट फ्री रेडिकल में क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है और ये भी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, तो इसका भी सेम ऑर्डर होता है, टर्शियरी फ्री रेडिकल इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी इज ग्रेटर देन मिथाइल फ्री रेडिकल। ठीक है, और इसको भी जो सेम फॉर्मूला है, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अगर आप रेडिकल में लगा रहे हैं देन इसका भी स्टेबिलिटी बढ़ रहा है। ठीक है, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट हेडिंग अटैकिंग रिएजेंट। ठीक है, अटैकिंग रिएजेंट हमारे पास दो प्रकार के होते हैं मोस्टली, वन इज न्यूक्लियोफाइल दैट इज न्यूक्लियस लविंग, फाइल का मतलब है लविंग, न्यूक्लियस लवर। न्यूक्लियस में कौन होता है बच्चा बट्टी, प्रोटॉन होता है, तो प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज, तो पॉजिटिवली चार्ज को कौन ज्यादा लव करेगा, जो इलेक्ट्रॉनिकली सफिशिएंट है। तो न्यूक्लियोफाइल्स आर इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज व्हिच लव्स द इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज, दैट मींस द प्रोटॉन चार्ज और द न्यूक्लियस। ठीक उसका उल्टा क्या है, इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन लवर, इलेक्ट्रॉन लविंग स्पीसीज, दैट मीन्स वो अपने आप इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट है, इसलिए वो किसको लव कर रहे हैं, न्यू एटॉम का बाहर में कौन है, इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज, तो इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लविंग बोल रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स डिस्कस द डिफरेंशिएशन बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल्स एंड द इलेक्ट्रोफाइल्स। द फर्स्ट पॉइंट, all the anions are nucleophiles, likewise all the cations are electrophiles। ठीक है, उस हिसाब से जितने भी लुईस बेस हैं, मतलब दोज कंपाउंड व्हिच हैव एन एक्स्ट्रा अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर, वो सब कुछ क्या है, न्यूक्लियोफाइल के अंडर आते हैं। ठीक वैसे ही वो सारे कंपाउंड न्यूट्रल स्पीसीज जिनके ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं है, ऑक्टेट सेटिस्फाइड नहीं है यानी कि लेस देन 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो सब कुछ क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, दैट मीन्स ऑल द लुईस एसिड्स। देन आप लोगों को पता होगा सारे नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, और एसिडिक लोग क्या होते हैं, इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। और जो भी एरोमेटिक कंपाउंड या फिर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं वहाँ पे देखो पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो लोग इलेक्ट्रॉनिकली सफिशिएंट है, पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग डीलोकलाइज्ड एंड गेटिंग स्टेबलाइज्ड मोर। तो वो लोग भी क्या होते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स की तरह ज़्यादातर एक्ट करते हैं। उनमें से कुछ आप लोग देख लो, H- को हम हाइड्राइड बोलते हैं, हाइड्राइड शिफ्ट, जो कि आपको कानिजारो रिएक्शन के मैकेनिज्म में देखने को मिलेगा। ठीक वैसे ही CH3-, NH2-, RO-, RMgX, जिसको कि आप लोग पॉपुलरली क्या बोलते हो, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट में आप लोगों ने देखा होगा, अगर यहाँ पे एक कार्बोनिल कंपाउंड है देन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट सपोज R-MgX, देन वहाँ पे R- आके अटैक करता है कि नहीं करता है, माइनस मतलब क्या है, वो एक न्यूक्लियोफाइल है। ठीक है, ठीक वैसे ही यहाँ पे CO2, SO2, ऑल दोज कंपाउंड व्हिच कंटेन मल्टीपल बॉन्ड्स, दोज आर आल्सो कम्स अंडर द लुईस एसिड कैटेगरी एंड दोज आर द नॉन मेटल ऑक्साइड्स एंड दे आर आल्सो द इलेक्ट्रोफाइल्स। नाउ एम्बी फाइल्स का मतलब क्या है, वो दोनों मतलब इलेक्ट्रोफाइल एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेंगे। देखो उसका एक एग्जांपल, कार्बोनिल कंपाउंड में CO बॉन्ड में पोलराइजेशन हो रहा है ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी,
and you all know that the electronegativity of oxygen is greater than electronegativity of carbon, so there is a tendency to attract a shared pair of electron more towards the oxygen. इसीलिए यहाँ पे क्या है, पार्शियली नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है. सिंस देयर इज ए पॉजिटिव चार्ज, इट इज ए पॉजिटिव रिएक्शन सेंटर, एंड पॉजिटिव रिएक्शन सेंटर होने की वजह से ये एक इलेक्ट्रोफिलिक जैसा हो रहा है, और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो रहा है, इसलिए ये क्या हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर जैसा हो रहा है या फिर न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर रहा है. ठीक वैसे ही CH3CN में आप लोग देख सकते हैं N न्यूक्लियोफिलिक है और C क्या है, कार्बन क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है. ठीक वैसे ही KNO2 यहाँ पे भी O माइनस न्यूक्लियोफिलिक है और K प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है. NaCN में क्या है, CNA क्या है, न्यूक्लियोफिलिक है, लेकिन Na प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक है. तो इस हिसाब से अभी हमने दो हेडिंग, ये जो हमारा था, एक था फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा था अटैकिंग रिएजेंट, ये दोनों को कंप्लीट कर चुके हैं. अभी हम रिएक्शन इंटरमीडिएट की तरफ जाएंगे. सो रिएक्शन इंटरमीडिएट हमारे सिलेबस में एक्चुअली 3 ही है मोस्टली, और कार्बिन का कुछ एग्जाम्पल है, मतलब सिंगलेट कार्बिन, ट्रिपलेट कार्बिन, वो अभी हम देख लेंगे. लेकिन अभी तक हमने कार्बोकैटायन, कार्बो एनायन और फ्री रेडिकल, ये तीनों को हमने फिजन ऑफ ए कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर खत्म कर लिया है. तो वो लोग सेम चीज़ है. ठीक है. और रिएक्शन इंटरमीडिएट कहाँ आता है, आप लोग देख सकते हो, जब सबस्ट्रेट के ऊपर एक अटैकिंग रिएजेंट हो रहा है, वहाँ पे एक हाईली एनर्जेटिक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन रहा है, जिससे कि हमको क्या मिल रहा है, डिजायरेबल प्रोडक्ट मिल रहा है, और या फिर जो भी बाकी सब रह गया उसको हम क्या बोल रहे हैं, बाय प्रोडक्ट्स बोल रहे हैं. तो अभी यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट है कि कार्बिन, ये नाइट्रिन और बेंजीन आपके सिलेबस में नहीं, तो इन लोगों को भूल जाओ. तो कार्बिन्स आप लोगों को थोड़ा याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कार्बिन्स का आपका 2 इम्पोर्टेंट रिएक्शंस में आपका क्लास 12 में आएगा. ठीक है. उसका एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, आपका रिमोट टिमोन रिएक्शन, आप लोगों को पता होगा रिमोट टिमोन रिएक्शन एक नेम रिएक्शन है. आप लोगों को अगर याद होगा तो वहाँ से फिनॉल से क्या बनता है, फिनॉल इन प्रेजेंस ऑफ CHCl3, क्लोरोफॉर्म एंड पोटासियम हाइड्रोक्साइड, इट गिव्स राइज टू सैलिसिलाल्डिहाइड. ठीक है. अभी हम लोग करेंगे आगे नेम रिएक्शन सारे विद मैकेनिज्म करेंगे, जो भी इंपॉर्टेंट होगा. ठीक है. तो कार्बोकैटायन, कार्बोनाइल, फ्री रेडिकल और कार्बिन खत्म हो गया. कार्बिन में बस एक ही चीज आपको मुझे बताना है कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कार्बिन, वन इज सिंगलेट एंड अनदर वन इज ट्रिपलेट. सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन का स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंस होता है. सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन का लेकिन मैं उतना डिटेल नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो 12th में इररिलेवेंट है, अभी आपके बोर्ड्स में नहीं पूछा जाएगा. बस आपको एक चीज याद रखना है कि ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, बस इतना याद रख लो. ट्रिपलेट कार्बिन इज मोर स्टेबल देन सिंगलेट, बस इतना याद रख लो. क्यों है, क्या है, वो आपका नहीं जरूरत है अभी के लिए. ठीक है. नाउ देयर इज एन वेरी ब्यूटीफुल कंपैरिजन बिटवीन ट्रांजिशन स्टेट, जिसको कि मैंने TS लिखा है, एंड RI रिएक्शन इंटरमीडिएट. ये आपका आएगा और ये आपका सिलेबस में है बच्चों, क्योंकि आपका SN1 वर्सेस SN2 रिएक्शन है. आप लोगों को अगर पता होगा तो SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बोल के एक रिएक्शन इंटरमीडिएट आता है, जो कि अभी मैंने यहाँ पे लिखा है. लेकिन SN2 रिएक्शन में एक ट्रांजिशन स्टेट आता है, जहाँ पे कि कार्बन में साइमल्टेनियसली लिविंग ग्रुप लीव करता है और वहाँ पे एक नया बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल फॉर्मेशन कर रहा होता है. ठीक है. तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ट्रांजिशन स्टेट एंड रिएक्शन इंटरमीडिएट, वो अभी हम थोड़ा समझेंगे. दोनों ही हाई एनर्जी पॉइंट है. देख लो, ये एक ग्राफ है. ठीक है. यहाँ पे मैंने लिख दिया है रिएक्शन कोऑर्डिनेट, मतलब किस तरह से रिएक्शन प्रोफाइल प्रोसीड कर रहा है, और इस तरफ एनर्जी है. ठीक है. Y एक्सिस में और X एक्सिस में RC है. तो ये हो गया इन एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, ये एक हम्प हो गया, उसके बाद एक डिप है, उसके बाद अगेन एक हम्प है, और लास्ट में हमको एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट मिल रहा है. यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन के लिए बता दूं, थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर में चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू EP माइनस ER. एंड यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट लेस है और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है. ये देख लो एनर्जी, तो ये डेल्टा एच वैल्यू क्या है, नेगेटिव. नेगेटिव मतलब क्या है, एक्सोथर्मिक, एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टानियस इन नेचर. ये पूछेगा बच्चों, ये आपका आ सकता है सवाल. ठीक है. तो मोस्टली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर स्पॉन्टानियस इन नेचर, एंड दोज आर वेरी बेसिकली नेचुरल प्रोसेसेस. ओके. सो ये जो आप लोग देख रहे हो, ये किसी भी एक प्रोसेस का हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट है. हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट ट्रांजिशन स्टेट, यहाँ पे मैंने लिखा है हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट.
और रिएक्शन इंटरमीडिएट में मैंने क्या लिखा है, बिटवीन द हाईएस्ट एनर्जी पॉइंट्स। ये देखो, ये हो गया एक ट्रांजिशन स्टेट 1, ये हो गया एक ट्रांजिशन स्टेट 2। उन दोनों के बीच में जो एक डीप आया है, जो एक गैप में आया है, वो है रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेकिन अगर आप कंपेयर करोगे देन रिएक्शन इंटरमीडिएट का भी एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट एंड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से ज़्यादा है। इसीलिए मैंने क्या बोला है, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी हाईली एनर्जेटिक होते हैं, ठीक है। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट से उनका एनर्जी लो रहता है, और ट्रांजिशन स्टेट का एनर्जी इतना ज़्यादा होता है कि हम उसको आइसोलेट नहीं कर सकते। लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट करके उसको स्टडी कर सकते हैं। इसलिए तो इसका इतने प्रकार भेद हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, सिंस वी कांट आइसोलेट द ट्रांजिशन स्टेट, इट कांट हैव ए प्रॉपर ज्योमेट्री। अगर हम उसको आइसोलेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको स्टडी नहीं कर पा रहे हैं, देन हम उसका एक प्रॉपर ज्योमेट्री है बोल के कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। लेकिन रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम आइसोलेट कर पा रहे हैं, इसको स्टडी कर पा रहे हैं, इसलिए हम उसका एक प्रॉपर ज्योमेट्री दे पा रहे हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको क्या बताया, कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसका शेप क्या होता है, ट्राइगोनल प्लानर होता है। कार्बोनायन का क्या होता है, sp3 होता है, जिसका कि क्या होता है, पिरामिडल शेप होता है। फ्री रेडिकल का भी अगेन sp2 tbp होता है, ठीक है। तो इस सब को हम कर सकते हैं। लेकिन ट्रांजिशन स्टेट का देखो, यहाँ पे मैंने लिखा है बॉन्ड्स आर डायनामिक, बट रिएक्शन इंटरमीडिएट में मैंने क्या लिखा है, बॉन्ड्स आर नॉट डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या है, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया था SN1 वर्सेस SN2 में। SN1 में आप लोग देखना, रिएक्शन इंटरमीडिएट जो कार्बोकेटायन आता है, वहाँ पे नाइदर एक नया बॉन्ड बन रहा होता है, नॉर एक पुराना बॉन्ड टूट रहा होता है। मतलब वो जैसा के है वैसा ही रह के आइसोलेट होता है, इसीलिए वो क्या है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। लेकिन SN2 के केस में क्या होता है, एक नया बॉन्ड फॉर्म होता है और पुराना बॉन्ड टूट रहा होता है, मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ चल रहा है। दैट मीन्स दैट इज इन ए डायनामिक इक्विलिब्रियम और दैट इज इन ए डायनामिक स्टेट। तो इस पॉइंट का मतलब यही था, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर नहीं भी आ रहा है, देन जब हम SN1 वर्सेस SN2 करेंगे, देन वहाँ पे हम डिफरेंट एग्जाम्पल्स जब लेंगे, देन आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। नाउ द फोर्थ हेडिंग इज इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इन द ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में या फिर ऑर्गेनिक कॉम्पाउंड्स में जो भी कोवेलेंट बॉन्ड हो रहा है, उसमें एक्चुअली पोलैरिटी अराइज होता है। तो पहले समझेंगे कोवेलेंट बॉन्ड क्या है। कोवेलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड है जो कि दो नॉन मेटल के बीच में बनता है। दो नॉन मेटल मतलब दो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज, और दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज क्या करते हैं, अपना एक एक इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयर करते हैं। तो देखो यहाँ पे मैंने लिख लिया है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, क्योंकि सारे ब्रह्मांड के जितने भी आदमी हैं या फिर औरत हैं या फिर कोई भी स्पेसिस है, वो लोग स्टेबल होना चाहते हैं। एंड यू ऑल नो दैट एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी, ठीक है। और अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या है, ऑक्टेट स्टेट, दैट मीन्स देयर आर 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, या फिर सेम एज द नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। अगर आप लोगों को एक एग्जांपल दूं, तो सपोज मीथेन CH4 में कार्बन का आउटर सेल में 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। सो इफ in order to attain the stability, either carbon has to lose all the 4 इलेक्ट्रॉन, या फिर उसको 4 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा अटेंड करना गेन करना पड़ेगा। बट ड्यू टू द इट्स साइज, इट कांट एक्सेप्ट 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ड्यू टू द high ionization enthalpy, it is practically impossible to lose all the 4 electrons from its valence shell. So how can it attain stability? उसको समझने के लिए हम लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन देखेंगे। देखो मीथेन में क्या होता है, कार्बन एक आ गया, उसका वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, और आप लोग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी अगर पढ़े हैं, जो कि मैंने आपको पहले ही वीडियो में पढ़ा दिया था, उसमें भी मैंने ये आपको बता दिया है, इसलिए दिस इज जस्ट क्विक रिकैप, ओके। तो हाइड्रोजन भी अपना अपना एक इलेक्ट्रॉन देके, हाइड्रोजन का नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कौन है, हीलियम, और हीलियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है 1s2। सो हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, दैट मीन्स इट इज क्वाइट स्टेबल, बिकॉज उसका नियरेस्ट नोबल कॉन्फ़िगरेशन का वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर लिया। ये देखो 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, मतलब ये स्टेबल हो गया, ये भी स्टेबल हो गया,
ये स्टेबल हो गया और ये भी स्टेबल हो गया। और कार्बन को भी देखो 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 8 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल गया, मतलब कार्बन भी अभी क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टेबल है। ऑक्टेट इसका स्टेबल हो गया। लेकिन ये जो ऑक्टेट अटेंड हुआ ये किस तरह से हुआ, बाय द मीन्स ऑफ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। लेकिन अभी हम लोगों ने क्या देखा कि कोवेलेंट बॉन्ड में पोलारिटी एराइज मतलब पोलराइजेशन आता है। वो पोलारिटी का मतलब क्या है, डाइपोल क्रिएशन हो जाता है। ये जो अभी हम लोगों ने देखा कि म्यूचुअली शेयरिंग होने के बाद ये जो दो इलेक्ट्रॉन कार्बन एंड हाइड्रोजन दोनों का है, एक्चुअली रिएक्शन मैकेनिज्म में डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस के आधार पे ये दोनों इलेक्ट्रॉन में भी कार्बन की तरफ जा सकते हैं या फिर हाइड्रोजन की तरफ जा सकते हैं, या फिर वन हाइड्रोजन की तरफ जाएगा या फिर वन कार्बन की तरफ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन व्हिच काइंड ऑफ क्लीवेज द बॉन्ड इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो वो पोलराइजेशन किस किस कंडीशन पे आता है। सबसे पहला देख लो होमोन्यूक्लियर सीरीज। होमोन्यूक्लियर सीरीज मतलब दोनों ही एटम ऑफ ए मॉलिक्यूल सेम, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल ब्रोमीन Br सपोज ब्रोमीन को एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है, न्यूक्लियस लवर। तो न्यूक्लियस मतलब वो पॉजिटिव चार्ज को ढूंढ रहा है। तो अभी जो ये दोनों इलेक्ट्रॉन म्यूचुअली शेयरिंग है, तो एक अगर न्यूक्लियोफाइल एक Br को अटैक कर रहा है तो ऑटोमेटिकली ये इलेक्ट्रॉन दूसरे Br की तरफ चला जाएगा, एंड दिस ब्रोमीन विल गेट डेल्टा प्लस एंड दिस विल गेट डेल्टा माइनस। ठीक है, और हमको एडिशन प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड विद द Br एंड वी विल गेट ए Br माइनस आयन। इफ इट इज हेटेरोन्यूक्लियर, दैट मीन्स हेटेरोन्यूक्लियर में क्या होता है, दिस इज ड्यू टू द चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस। ओके, जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल CH3F, CH3Cl and CH3Br। Here in all these three cases CH3 are the same, but fluorine, chlorine and bromine are different. And from the electronegative series you must know that fluorine is the most electronegative element, then chlorine, then bromine in this particular order. So maximum polarity कहाँ पे आएगा, CH3F में, देन CH3Cl में, देन CH3Br में आएगा। ठीक है बच्चा, आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसको बस 2 या 3 बार आप रट लो लिख के, ये आराम से हो जाएगा। जैसे कि आप लोग एक मेडिसिन लेते हो, सुबह एक बार, शाम को एक बार, रात को एक बार, ठीक वैसे ही इसको बोलो, फोकल NBr SCI-PH, फोकल NBr SCI-PH, फोकल NBr SCI-PH। ऐसे सुबह को 3 टाइम, शाम को 3 टाइम और रात को 3 टाइम, हफ्ता भर कर लो, आपका रट्टा हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया पोलराइजेशन क्यों होता है। लेकिन अभी हम देखेंगे कि पोलराइजेशन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आया और इसका एप्लीकेशन क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों को डाइपोल मोमेंट बोल के कॉन्सेप्ट को पढ़ना पड़ेगा, जो कि आपका केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से है। सो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट कोरिलेशन। यहाँ सारे चैप्टर अपने आप से कोरिलेटेड है। ठीक है, तो देखो आयोनिक बॉन्ड वर्सेस कोवेलेंट बॉन्ड। So first point, what is ionic bond? Ionic bond is nothing but the interaction between a metal and non-metal, where metal are electropositive and non-metal are electronegative. इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और नॉन मेटल उसको एक्सेप्ट करके ये दोनों ही ऑक्टेट स्टेट ला के स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। जिसका कि एक एग्जांपल मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में दिखाया था, NaCl, सोडियम क्लोराइड। नॉन मेटल इंटरेक्शन को हम कोवेलेंट बॉन्ड इंटरेक्शन बोलते हैं, जो कि 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसिस में होता है। अभी हमने जैसा देखा मीथेन का। ठीक है, लेकिन सारे आयोनिक बॉन्ड 100% को आयोनिक नहीं होते, या फिर सारे कोवेलेंट बॉन्ड 100% कोवेलेंट नहीं होते। तो क्या होता है, कुछ आयोनिक बॉन्ड में कुछ परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर रहता है और कोवेलेंट बॉन्ड में भी कुछ परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर रहता है। तो परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट कैरेक्टर इन ए आयनिक बॉन्ड को स्टडी करने के लिए हम लोग फाजान्स रूल की हेल्प लेते हैं। ठीक वैसे ही परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड को समझने के लिए हम लोग डाइपोल मोमेंट की मदद लेते हैं। ठीक है, तो फाजान्स रूल इज नॉट द मेन कंसर्न राइट नाउ, सो लेट्स फोकस ऑन द डाइपोल मोमेंट ओनली। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द पोलराइजेशन इन ए कोवेलेंट बॉन्ड एट
ये क्या हमको बताता है, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। और ये पूरा वेक्टर जैसे आपका होता है, आप लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा स्केलर वेक्टर, ठीक वैसे वेक्टर्स है, वेक्टर्स के सारे प्रिंसिपल को ये ओबे करता है। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा रिजल्टेंट वेक्टर, अगर दो वेक्टर ए और बी हैं तो उनका रिजल्टेंट वेक्टर ए बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए का स्केलर क्वांटिटी प्लस बी का स्केलर क्वांटिटी प्लस 2ab cos थीटा, दैट मीन्स द एंगल बिटवीन ए एंड बी, ठीक। वही प्रिंसिपल ये भी ओबे करता है। उसका एक एग्जांपल देख लो, सपोज कार्बन डाइऑक्साइड, COO। अभी हम लोगों ने देखा कि इलेक्ट्रोनेगेटिव सीरीज में ऑक्सीजन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सो ये ऑक्सीजन भी इलेक्ट्रॉन पुल करेगा अपने तरफ, ये ऑक्सीजन भी पुल करेगा। दैट मीन्स इस तरह भी डेल्टा माइनस, इस तरह भी डेल्टा माइनस, दैट मीन्स बोथ द फैक्टर्स विल कैंसल आउट ईच अदर एंड द डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो, ठीक है। ठीक वैसे ही अभी देखेंगे वाटर में ऑक्सीजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, और आप लोगों को पता होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच मोर देन हाइड्रोजन, इसीलिए इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होगा वो किस तरफ होगा, ऑक्सीजन की तरफ। इसलिए यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस, और ये एक पोलर मॉलिक्यूल है जिसका वैल्यू कितना निकला, म्यू इज इक्वल टू 1.84। ऑल दिस वैल्यूज आर वेरी एक्सपेरिमेंटल इन नेचर, और इसका एक फॉर्मूला भी है, अगर आप लोगों को लिखना है तो लिख लो, डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू ई इंटू डी, चार्ज इंटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, और इसका यूनिट क्या होता है, डी बाय। इसको ज़्यादा डिटेल्स में जाने की अभी ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप लोगों को डाइपोल मोमेंट कैसे होता है, पोलराइजेशन कैसे हो रहा है, या फिर पोलरिटी कैसे डेवलप हो रहा है, या फिर डाइपोल कैसे क्रिएशन हो रहा है एक कोवेलेंट बॉन्ड में, वो ज़्यादा समझना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप लोगों को इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस नहीं पता होगा, पोलरिटी नहीं पता होगा, डाइपोल मूवमेंट नहीं पता होगा, देन इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड द इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट इन ए कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। ठीक वैसे ये देखो एमोनिया में भी नाइट्रोजन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट टुवर्ड्स नाइट्रोजन हो रहा है, और इसका डाइपोल मूवमेंट 1.49 डिवाइड निकल रहा है। ठीक वैसे ही ये BF3 का एक एग्जाम्पल है, एंड यू ऑल नो दैट फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। सो फ्लोरीन के तरफ सारे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करेंगे। तो अगर ये दोनों वेक्टर का रिजल्टेंट इस तरफ निकल रहा है, देन ये वेक्टर को ये ऊपर जाने वाला वेक्टर कैंसल आउट कर रहा है, इसीलिए देखो ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो रहा है, डाइपोल मोमेंट बिकम्स जीरो। ठीक वैसे ही ये CH4 का है और ये CCl4 का है। तो बोथ CH4 and CCl4 are non-polar in nature because it has zero dipole moment, ठीक है। अभी हम वन बाय वन इंडक्टिव रेजोनेंस एंड हाइपर कॉन्जुगेशन को समझेंगे, ठीक है। क्योंकि जो पोलरिटी आता है ये दो प्रकार का इफेक्ट दिखाता है, एक होता है परमानेंट इफेक्ट जिसको कि पोलराइजेशन बोलेंगे, और एक होता है टेम्पररी इफेक्ट जिसको कि हम पोलराइजेबिलिटी बोलेंगे। पोलराइजेशन का मतलब है इंट्रिंसिक वैल्यू, दैट मीन्स ड्यू टू द इंटरनल पैरामीटर्स व्हाट इज द चेंजेस हैपनिंग। जैसे कि आप लोगों का इंट्रिंसिक मोटिवेशन एक होता है, नहीं मुझको सक्सेसफुल बनना है, मुझे एक अच्छा आदमी बनना है, वो रियलाइजेशन जब तक आपको नहीं है और आपको वो ड्रीम नहीं है, देन वो आप नहीं बन सकते। इसलिए वही इंटरनल मोटिवेशन आपको हर समय पुश करता रहेगा। लेकिन एक्सटर्नल मोटिवेशन, जैसे कि टीचर आज डांट दिया, 2 दिन पढ़े, लेकिन उसके बाद फिर जैसे थे ठीक वैसे, फिर एक बार डांट दिया, फिर मोटिवेशन चार्ज हो गया, फिर 2 दिन चला, फिर बंद हो गया, उस टाइप को टेम्पररी बोलेंगे। क्योंकि वो 2 दिन के लिए आपको किक स्टार्ट दे रहा है, लेकिन तीसरे या फिर चौथे दिन आप जैसे थे फिर वैसे हो रहे हो। तो वो ऐसे जो इफेक्ट दिखाता है वो मॉलिक्यूल, उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी। पोलराइजेबिलिटी का मतलब है द एबिलिटी टू गेट पोलराइज्ड इन ए पर्टिकुलर मॉलिक्यूल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो अगर किसी दूसरे एटम या ग्रुप के वजह से आपका एटम में डाइपोल क्रिएशन हो रहा है, देन उसको हम क्या बोलेंगे, पोलराइजेबिलिटी, और वही इफेक्ट टेम्पररी होगा। लेकिन अगर अपने आप इंट्रिंसिक वैल्यू या फिर बॉन्डिंग कनेक्टिविटी के थ्रू या फिर डिफरेंट बॉन्डिंग पैरामीटर के थ्रू अगर वहाँ पे कुछ डिफरेंस डाइपोल क्रिएशन हो रहा है, देन हम उसको क्या बोलेंगे, पोलराइजेशन, एंड दैट इफेक्ट विल बी परमानेंट। सो permanent effect are of 3 types. One is inductive, second one is resonance effect, third one is hyperconjugation.
The temporary are also two type. First one is inductometric effect and the second one is electromeric effect. Let's start from the inductive effect. Okay, so as the name suggests, inductive का मतलब क्या है? इंडक्शन का मतलब क्या है? अगर किसी भी कार्बन चेन के पास एक हेटेरो एटम है जिसका कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज़्यादा है या फिर कम है, तो उस हिसाब से जो भी इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट होगा, जो भी पोलराइजेशन हमको देखने को मिलेगा, उस इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे? इंडक्टिव. So due to the presence of the heteroatom in the homologous carbon chain, the electron movement or the polarization in the entire organic molecule is known as inductive effect. Due to the induction of the heteroatom, there is a change in electronic movement, and that particular electronic movement is known as inductive effect. So what is the definition of inductive effect? The polarization of sigma bond caused by adjacent sigma bonded heteroatoms or groups. ठीक है, जैसे कि एक एग्जांपल देखो, ये क्या हो गया? CH3 CH2Cl, मतलब इथाइल क्लोराइड और क्लोरोइथेन. तो क्लोरीन, सिंस क्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, so the electron density moves towards the chlorine and it will get a negative charge, delta negative. ठीक है. नेक्स्ट, इट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट, मतलब इसका जो इफेक्ट है वो अप टू 2 कार्बन तक रियलाइज होता है. जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखें तो ये क्लोरीन ये फर्स्ट कार्बन से सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, मतलब डेल प्लस, और सेकंड कार्बन से उसका इफेक्ट थोड़ा कम हो जाएगा. इसीलिए देखो एकदम छोटा सा डेल प्लस, मतलब एकदम हल्का सा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे क्रिएशन हो रहा है. लेकिन ये फर्स्ट कार्बन में पूरा प्रॉपर डेल प्लस आ रहा है और क्लोरीन में डेल माइनस हो रहा है. सो व्हाट इज द बेसिक लॉजिक बिहाइंड द इंडक्टिव इफेक्ट? ड्यू टू द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. इसीलिए आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सीरीज को याद रखना पड़ेगा. ठीक है, जो कि क्या है? फोकल NBr SCIPH, फोकल NBr SCIPH, फोकल NBr SCIPH, फोकल NBr SCIPH. ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे. उसके बाद देखते हैं इसका जो कॉन्सिक्वेंसेस क्या है. सबसे पहला इफेक्ट है कि जो इलेक्ट्रॉन, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि कार्बन चेन से जो जिस हेटेरो एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, उन सारे टाइप को हम क्या बोलेंगे? -I ग्रुप बोलेंगे, जो कि हमको -I इफेक्ट देगा. जिनमें कौन कौन है? NO2 है, सियानाइड है, COH है, FClBr, ये सब कुछ है. तो ये -I ग्रुप क्या करते हैं? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींच लेते हैं, जिसके वजह से कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन के ऊपर कम हो जाता है. और आप लोगों को अगर पता होगा दैट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एसिडिक स्ट्रेंथ. ठीक है, दैट मीन्स अगर एक -I इफेक्ट वाला ग्रुप लगा हुआ है आपके कार्बन चेन में, उसका मतलब क्या है? आपका एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी and directly proportional to the basicity. More the electron density, more basic. Lesser the electron density, more acidic. ठीक है, और इसीलिए इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप जब लगता है किसी भी कार्बन चेन में या फिर किसी भी सबस्ट्रेट में, देन उसका एसिडिटी इंक्रीज हो जाता है. ठीक है, उसका ठीक ऑपोजिट क्या है? +I इफेक्ट, मतलब ऑल दोज ग्रुप हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज आइदर इक्विवेलेंट विथ कार्बन और लेस देन कार्बन, वो सब कार्बन चेन को क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, और उन सब को क्या बोलेंगे? +I इफेक्ट बोलेंगे. प्लस का मतलब क्या है? वो दे रहे हैं. माइनस का मतलब क्या है? वो कार्बन सिस्टम से इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं. इसीलिए प्लस वाले ग्रुप को जो भी बोलेंगे हम उनको क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप या फिर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप. और माइनस वालों को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, EWG. इसको क्या बोलेंगे? EDG या फिर ERG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और रिलीजिंग. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, माइनस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, प्लस इलेक्ट्रॉन दे रहा है.
प्लस हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप यानी माइनस एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहा है, बेसिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर रहा है। इसको बहुत अच्छे से समझ लो बेटा, ये आपका इंडक्टिव पे भी काम आएगा और जब हम रेजोनेंस इफेक्ट करेंगे वहाँ पे भी ये काम आएगा। सेम फिलोसॉफी है, बस वहाँ पे थोड़ा कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा। वहाँ पे कॉन्जुगेशन आएगा, यहाँ इंडक्शन है। इंडक्शन से आया इंडक्टिव, कॉन्जुगेशन पैटर्न से आया रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, वो भी अभी हम थोड़ी ही देर में पढ़ेंगे। ठीक है, उस हिसाब से देख लो, टर्शियरी ब्यूटाइल हैज़ द हाईएस्ट प्लस आई इफेक्ट देन द सेकेंडरी, देन द प्राइमरी, देन द मिथाइल, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद देखेंगे जो इसका एक एप्लीकेशन है इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, जो कि टेम्पररी इफेक्ट में आता है। यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था टेम्पररी इफेक्ट, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट, वो इंडक्टिव इफेक्ट का एक एप्लीकेशन काइंड ऑफ है। देखो क्या है वो चीज़। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? The temporary effect which increases the permanent inductive effect present in a molecule due to the approach of a charged ion, that means the attacking reagent, it is termed इंडक्टोमेरिक और इंडक्टोमेट्रिक इफेक्ट। क्या बोला देखते हैं। जैसे कि सपोज दिस इज द कार्बन सबस्ट्रेट CH3 अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप माइनस आई ग्रुप NO2 लगा है, जो कि डेल्टा माइनस है, और कार्बन क्या है, कार्बन चेन यहाँ पे डेल्टा प्लस हो रहा है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए बेस, बेस विल ऑलवेज लव्स टू ग्राफ्स और एब्जॉर्ब ए एसिडिक प्रोटॉन। बेस हमेशा, बेस का पहला पेयर कौन होता है, एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये हो गया एसिडिक हाइड्रोजन। क्यों ये एसिडिक हाइड्रोजन है? क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अगर कम है मतलब एसिडिटी ज़्यादा है। तो ये हो गया बेस, बेस का पहला पेयर एसिडिक हाइड्रोजन, तो OH माइनस H प्लस को खा के क्या बन जाएगा, H2O बन जाएगा। तो आखिर में क्या बचा, अगर ये H प्लस चला जा रहा है तो ये C माइनस रहेगा। तो ये जो एक नया चार्ज डेवलप हो गया कार्बन के ऊपर, इसी टाइप ऑफ इफेक्ट को हम क्या बोलेंगे, इंडक्टोमेरिक इफेक्ट। सो बेसिकली अगर सिर्फ एक माइनस आई ग्रुप लगा है तो जो चार्ज पार्शियली डेवलप हो रहा है इंडक्शन के थ्रू, उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। लेकिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए अटैकिंग रिएजेंट, जैसे कि यहाँ पे ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है या फिर बेस है, जो कि एसिडिक हाइड्रोजन को ईट करने के बाद, वाटर देने के बाद एक माइनस चार्ज दे रहा है, जो कि कार्बो एनायन है। तो ये इसका जो रिजल्ट आ रहा है, जो प्रोडक्ट हमको मिल रहा है, दिस इज द रिजल्ट ऑफ इंडक्टोमेरिक इफेक्ट और इंडक्टोमेट्रिक इफेक्ट। ठीक है, नाउ द सेकेंड वन इज रेजोनेंस इफेक्ट। बट रेजोनेंस इफेक्ट को समझने से पहले हमको रेजोनेंस के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले रेजोनेंस टर्म कहाँ से आया उसको पहले देखेंगे। रेजोनेंस सबसे पहले बेंजीन से आया। ठीक है, बेंजीन इज द सिंपलेस्ट एरोमेटिक कंपाउंड। तो बेंजीन का ये एक स्ट्रक्चर है जिसमें कि डबल सिंगल डबल, रुको मैं और एक बार करता हूँ, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, उसके अंदर डबल सिंगल डबल मतलब एक कॉन्जुगेशन है, अगेन डबल सिंगल डबल, अगेन डबल सिंगल डबल। तो इस तरह से ये पूरा डबल सिंगल डबल बोल के कॉन्जुगेटेड सिस्टम में पाई इलेक्ट्रॉन along ऑल द 6 नंबर ऑफ कार्बन्स ये डिलोकलाइज हो रहा है। इसीलिए ये भी एक स्ट्रक्चर है बेंजीन का, ये भी एक स्ट्रक्चर है, बस डबल बॉन्ड का यानी पाई बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो गया है। इसीलिए इसको हम ऐसे रेजोनेंस हाइब्रिड में पाई इलेक्ट्रॉन along ऑल द 6 कार्बन रोटेट कर रहा है बोल के हम ऐसे सिंपल सर्कल भी कर सकते हैं। और ये एरोमेटिक है कि नहीं है हम कैसे पता करते हैं, देखो CC सिंगल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 134 पिकोमीटर होता है। CC डबल बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ होता है वो 154 का होता है। सॉरी, ये उल्टा लिख गया है। CC सिंगल बॉन्ड का होगा 154 एंड CC डबल बॉन्ड का क्या होगा 134 पिकोमीटर। लेकिन जो बेंजीन के केस में देखने को मिलता है वो होता है 139 पिकोमीटर। दैट मीन्स इट हैज़ ए पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, नाइदर सिंगल बॉन्ड कैरेक्टर
nor double bond character, but it has a partial double bond character. It has a partial double bond character. ठीक है, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ दीवार बेंजीन. बस आपको जनरल नॉलेज के लिए मैंने इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया है, लेकिन रेजोनेंस का एक्चुअल कॉन्सेप्ट यहाँ से चालू हुआ. तो एक्चुअल रेजोनेंस का मतलब क्या है? जब एक मॉलिक्यूल का जितना भी प्रॉपर्टीज है वो एक स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट ना करते हुए डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करेंगे, देन उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं. उस टर्म को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं. जैसे कि सपोज आप एक स्टूडेंट हो, जो कि हो आपका घर में जैसा अवस्था है स्कूल में तो वैसा नहीं होगा, दोस्तों के सामने वैसा नहीं होगा, पिकनिक में वैसा नहीं होगा, एग्ज़ाम में वैसा नहीं होगा, लेकिन आदमी या फिर बॉय या फिर गर्ल आप एक ही हो. सो आपका डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंट डिफरेंट जगह में चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक वैसे ही अगर एक मॉलिक्यूल है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसका सारा प्रॉपर्टी एक ही स्ट्रक्चर से हमको नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम उसका डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं. देन दैट पर्टिकुलर फेनोमेनन इज कॉल्ड एज रेजोनेंस. सो देयर आर सम रूल्स इन रेजोनेंस. चलिए उसको समझते हैं. सबसे पहले पोजीशन ऑफ द न्यूक्लियस मस्ट बी फिक्स्ड. न्यूक्लियस का मतलब है ये टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन, ये फिक्स्ड रहता है. जितने भी नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे, यहाँ पे भी 6 नंबर ऑफ कार्बन है, यहाँ पे भी 6 नंबर ऑफ कार्बन है. ठीक है. नेक्स्ट, नो बॉन्ड ब्रेक्स नो बॉन्ड मेक्स. यहाँ पे नो बॉन्ड्स का मतलब क्या है? दोज बॉन्ड व्हिच आर रिजिड. एंड व्हिच बॉन्ड्स आर रिजिड? सिग्मा बॉन्ड्स आर रिजिड. And which bonds are loose? Pi bonds are loose. Why? Because sigma bonds are happen due to the head-on overlapping, but pi bonds are happen due to side-wise overlapping. ठीक है. इसीलिए यहाँ पे देखो कोई एक नया सिग्मा बॉन्ड नहीं बन रहा है या फिर टूट रहा है. ठीक वैसे भी यहाँ भी बस यहाँ पे पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है. ठीक है. इसीलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस. तो पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन किसके साथ होगा? आइदर पाई बॉन्ड्स के साथ होगा या फिर लोन पेयर के साथ होगा. क्यों? क्योंकि ये दोनों लूजली हेल्ड होते हैं. क्यों लूजली हेल्ड होते हैं? सिग्मा के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि सिग्मा रिजिड होता है, वो हेड ऑन ओवरलैपिंग से हो सकता है. और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमको रेजोनेंस में देखने को मिलेगा. ऐसा नहीं कि इस तरफ से भी इलेक्ट्रॉन आ रहा है इस तरफ से आ रहा है, ऐसा नहीं. जो भी जाएगा एक ही तरफ से जाएगा. जैसे कि नेचर में भी पानी एक ही डायरेक्शन में फ्लो करता है. ठीक है. ठीक वैसे ही रेजोनेंस भी यूनिडायरेक्शनली फ्लो करता है. रेजोनेंस के कितने टाइप्स है उसको भी चलो थोड़ा समझ लेते हैं, ताकि हमारा पूरा बेसिक्स एकदम से क्लियर हो जाए. सबसे पहले है कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड. Conjugated double bond, the simplest one. This is 1,3 butadiene, 1, 2, 3, 4, 1,3 butadiene. समझ में आ रहा है? तो कॉन्जुगेशन कैसे ऑपरेट होगा? ये देखो, डबल सिंगल डबल. तो अभी ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, मतलब 1, 2, 3, 4, 1, 2 इलेक्ट्रॉन पेयर 3 में शिफ्ट हो रहा है, और 3, 4 का अलॉन्ग विथ द 3, 4 बॉन्ड ये एंटायर इलेक्ट्रॉन कहाँ पे शिफ्ट हो रहा है? 4 में. तो अभी आप लोगों को क्या मिल रहा है? वो फर्स्ट पोजीशन का इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसलिए फर्स्ट पोजीशन में एक कैटायन हो गया. लेकिन 2 एंड से थर्ड पोजीशन में दोनों इलेक्ट्रॉन एज इट इज रह गए, इसलिए वहाँ पे कुछ चार्ज में चेंज नहीं हुआ. लेकिन फोर्थ पोजीशन में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आने की वजह से ये क्या हो गया? नेगेटिव चार्ज हो गया. ठीक है. तो इस हिसाब से इसका जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक हो गया, क्या हो गया? आयोनिक फॉर्मेट में चला गया. और मैं आप सब लोगों को बता दूं, ये आयोनिक फॉर्म ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमेशा लेस स्टेबल होता है ऐसे कॉन्जुगेटेड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर से. सो दिस स्ट्रक्चर 1 विल बी ऑलवेज मोर स्टेबल देन दिस टाइप ऑफ सेकेंड टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. दिस स्ट्रक्चर विल बी मोर स्टेबल देन दिस आयोनिक स्ट्रक्चर. सो यहाँ पे आप लोग और एक क्या चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि जो भी इलेक्ट्रॉन है इसको अगर हम दूसरे हिसाब से अगर लिखें तो किस तरह से लिखेंगे? ये लेफ्ट टू राइट गया, सपोज मैं इसको राइट टू लेफ्ट करूँ तो डबल सिंगल डबल को मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ. तो क्या होगा?
कुछ इस तरह से होगा, यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे प्लस हो गया और बीच में डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, सो आप ये स्ट्रक्चर में से आप एक चीज़ कंक्लूड कर सकते हो कि ये जो पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 1 2 3 4 चारों ही कार्बन के ऊपर डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज कर रहे हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए कॉन्जुगेशन डबल सिंगल डबल। इसको हम क्या बोलेंगे, डाइंस बोलेंगे। ठीक है, इसीलिए इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड क्या होगा, ये देखो सिग्मा बॉन्डेड रिजिड स्ट्रक्चर मतलब न्यूक्लियस मिल गया, लेकिन जो पायल इलेक्ट्रॉन है जो कि लूजली हेल्ड है वो देखो चारों ही कार्बन के ऊपर ऐसे मूव कर रहा है, डीलोकलाइज कर रहा है। सो दिस विल बी इट्स रेजोनेंस हाइब्रिड। सो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्मेट ऑफ कॉन्जुगेशन, दैट इज द डाइंस, कॉन्जुगेटेड डाइंस। उसके बाद जो है क्या है, डबल सिंगल लोन पेयर। लोन पेयर भी डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में ये इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसलिए अगर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे दे रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, जैसे कि इसका और भी एग्जाम्पल देख लो। सपोज यहाँ पे क्लोरोबेंजीन है, क्लोरीन का वैलेंस सेल में टोटल नंबर ऑफ 7 इलेक्ट्रॉन्स है, 1, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन ये बॉन्ड हो गया। अब यहाँ देखो डबल सिंगल लोन पेयर, तो अभी देखो रेजोनेंस में क्या होगा, ये लोन पेयर यहाँ पे आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होके ये क्या देगा हमको, माइनस चार्ज, सिंगल लोन पेयर दे दिया मतलब प्लस। ये बात याद रख लो, अगर कोई किसी को लोन पेयर दे रहा है मतलब उधार दे रहा है, तो उसका रिकॉर्ड रखने के लिए वो अपने ऊपर एक प्लस साइन रख रहा है। ठीक है, देख रहे हो, यही पैटर्न यही है कि नहीं है। ठीक वैसे ही अगर एक कार्बोकेटायन प्रेजेंट है तो कार्बोकेटायन को भी स्टेबलाइज करने के लिए डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स आते हैं कॉन्जुगेशन में, डबल सिंगल प्लस भी ऐसे कॉन्जुगेशन पैटर्न को चेंज कर रहा है। सो कॉन्जुगेशन में आप लोग एक ही चीज ऑब्जर्व करोगे, क्या, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, दैट मीन्स पाई बॉन्ड या फिर लोन पेयर शिफ्ट कर रहे हैं या फिर डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। ठीक वैसे ये क्या है, डबल सिंगल कार्बो एनायन, कार्बो एनायन इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज है, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा, ये देखो इसीलिए यहाँ पे क्या आया, नेगेटिव चार्ज आया। ठीक वैसे ही ये डबल सिंगल क्या है, फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज, और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉनिकली सफिशिएंट है, तो कॉन्जुगेशन में ये क्या है, पड़ रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, सो कुछ इस हिसाब से 5 प्रकार के इंपोर्टेंट कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन टाइप्स है। यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है क्या, रेजोनेंस एनर्जी। सो व्हाट इज रेजोनेंस एनर्जी? रेजोनेंस एनर्जी इज नथिंग बट द डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन ए रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ठीक है, ये डेफिनेशन को अच्छे से समझ लो। रेजोनेंस एनर्जी क्या है, डिफरेंस इन एनर्जी बिटवीन रेजोनेंस हाइब्रिड एंड द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एंड इसको ये याद रख लो बेटा, रेजोनेंस एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी बट नॉर्मल एनर्जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। बस इसको अच्छे से याद कर लो। ठीक है, अभी हम आगे बढ़ेंगे रेजोनेंस इफेक्ट की तरफ। So now resonance effect. Okay, so what is resonance effect? The resonance effect is defined as the polarity produced in the molecule by the interaction of two pi bonds or between a pi bonds and a lone pair of electron present in an adjacent atom. ठीक है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को रेजोनेंस में ये जो कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड का जो सिस्टमेटिक बताया, जो ये डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होता है, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, रेजोनेंस इफेक्ट। और ये रेजोनेंस इफेक्ट जो होता है, दिस इफेक्ट इज ट्रांसमिटेड थ्रू द चेंज, मतलब यहाँ पे कुछ डिस्टेंस डिपेंडेंट या ऐसा कुछ फेनोमेना नहीं होता है, ये थ्रू आउट द चेंज चलता है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्टेंस इंडिपेंडेंट। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट क्या था, डिस्टेंस डिपेंडेंट। इसलिए इंडक्टिव का जो इफेक्ट है वो मैक्सिमम 2 to 3 कार्बन तक रियलाइज किया जा सकता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन। ठीक है, ठीक वैसे ही ये फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन, उसके आगे अगर चेन होगा तो वहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट का कुछ इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, लेकिन रेजोनेंस में ऐसा कुछ नहीं होता है, रेजोनेंस में थ्रू आउट द कार्बन चेन देखने को मिलता है।
There are two types of resonance or mesomeric effect. Resonance effect is also called as mesomeric effect. इसीलिए अगर R की जगह M लिखा होगा then don't get confused. ठीक है. So first one is positive resonance effect और plus R effect और plus M effect. इसमें क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा. क्या होगा, रेजोनेंस के थ्रू सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगा. प्लस का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, डोनेट कर रहा है. इसलिए दिस काइंड ऑफ ग्रुप्स आर आल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. जो कि आपका ये देखो नीचे लिस्ट है, प्लस आर इफेक्ट वाला जो भी ग्रुप है ये देख लो. ठीक है, दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप. ठीक वैसे माइनस आर इफेक्ट मतलब इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसलिए दिस काइंड ऑफ ग्रुप्स को क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप. आपको ये सीरीज को रट्टा लगाना है बेटा. कौन कौन डोनेट करेगा, जितने भी हेलोजन है, OH है, OR है, OCOR है, NH2 है, NHR है, NR2 है, NSCOR है. यहाँ पे अच्छे से देख लो, हेलोजन में कौन कौन जा रहा है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन. ये सब क्यों दे रहे हैं, क्योंकि उन लोगों के पास क्या है, लोन पेयर है. और अभी मैंने आप लोगों को कॉन्जुगेशन के पैटर्न में बताया था, अगर डबल सिंगल लोन पेयर है मतलब लोन पेयर वो इलेक्ट्रॉन देगा, और देगा मतलब माइनस चार्ज आ रहा है, मतलब वो सिस्टम में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज कर रहा है. इंक्रीज कर रहा है मतलब क्या है, वो प्लस के कैटेगरी में आएगा, माइनस के कैटेगरी में आएगा, प्लस के कैटेगरी में. इसीलिए देखो हेलोजन, OH के पास भी लोन पेयर है तो वो लोन पेयर देगा. OH अगर बेंजीन रिंग के ऊपर लगा है देन उसको क्या बोलते हैं, फिनॉल. इसीलिए फिनॉल में देखना OH का जो ऑक्सीजन का लोन पेयर है वो बेंजीन रिंग में आता है. OR मतलब इसमें भी लोन पेयर है, इसमें भी आएगा, ऑक्सीजन में है इसमें भी आएगा, NH2 में लोन पेयर है मतलब वो भी कॉन्जुगेशन पैटर्न में आएगा. ठीक वैसे भी यहाँ पे नाइट्रोजन रिपीट है. ठीक वैसे ही माइनस आर इफेक्ट में ये कौन है, COOH. ठीक है, तो COOH या फिर NO2 या फिर CN या फिर कार्बोनिल ग्रुप अगर लगा है देन ऑल दोज ग्रुप आर इलेक्ट्रॉनिकली विथड्रॉइंग ग्रुप. ठीक है, उसका एक एग्जाम्पल देख लो. अगर NH2 है तो NH2 कैसे दे रहा है, सपोज दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन रिंग. ये हो गया एनिलीन और ये हो गया लोन पेयर. लोन पेयर एक नाइट्रोजन कार्बन के बॉन्ड पे इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये पाई बॉन्ड शिफ्ट होके ये पोजीशन में आ रहा है. इसलिए यहाँ पे देखो लोन पेयर दे दिया, उधारी दे दिया. उधारी देने का सिंबल हिसाब तो रखना पड़ेगा. उधारी दे दिया लोन पेयर मतलब वहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज. यहाँ पे ये बाय बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है ये कार्बन के ऊपर, इसलिए यहाँ पे देखो माइनस चार्ज दिया गया है विद एन लोन पेयर. अभी डबल सिंगल लोन माइनस चार्ज कॉन्जुगेशन में आएगा तो माइनस चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली सफिशिएंट. तो सफिशिएंट मतलब वो आगे पुश करेगा, यूनिडायरेक्शनल जाएगा. रेजोनेंस का कंडीशन बताया था ना यूनिडायरेक्शनल, तो ये आगे आएगा तो ये पाई बॉन्ड कहाँ आएगा, शिफ्ट होकर यहाँ पे आएगा. तो अभी देखो यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, यहाँ माइनस चार्ज आ गया. अभी माइनस सिंगल डबल कॉन्जुगेशन पैटर्न मिल गया, आगे पुश किया इलेक्ट्रॉन, ये फिर इधर चला गया. अभी देखो ये इधर डबल बॉन्ड हो गया. अभी देखो यहाँ माइनस है लेकिन ये यूनिट डायरेक्शन वाले पीछे नहीं आएगा तो किस तरफ जाएगा, आगे ही जाएगा. डबल सिंगल माइनस, ये इलेक्ट्रॉनिकली सफिशिएंट, ये आ देगा, ये डबल बॉन्ड उठेगा और ये NH2 को फिर से न्यूट्रलाइज करके इसका जो फाइनल स्ट्रक्चर आएगा कैसे आएगा, इस तरह से. ठीक है, तो इस हिसाब से एनिलीन का टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितना है, 5. जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा, और जितना ज़्यादा रेजोनेंस एनर्जी होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, स्टेबिलिटी इंक्रीज होगा. इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे बस रेजोनेंस एनर्जी का ये कॉन्सेप्ट बता दिया था. ठीक है, रेजोनेंस एनर्जी जितना ज़्यादा स्टेबिलिटी उतना ज़्यादा. रेजोनेंस एनर्जी कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा. ठीक है, और रेजोनेंस एनर्जी क्या है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है. अभी देखो NO2 तो एक स्पेशल टाइप का मॉलिक्यूल है, क्योंकि ये जो एरो हेडेड बॉन्ड है इस टाइप ऑफ स्पेशल कोवेलेंट बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं, डेटिव बॉन्ड बोलते हैं या फिर कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं. आप लोगों ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ा है, वहाँ पे आप लोगों को ये स्पेशल टाइप ऑफ बॉन्ड देखने को मिलेगा.
जहाँ पे कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन ये डोनर एटम का है और दिस इज द एक्सेप्टर एटम, इसीलिए ये डोनेट कर रहा है, इसीलिए यहाँ पे एक ऐसा एरो टाइप का बॉन्ड है। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है, नाइट्रोजन मैक्सिमम 3 बॉन्ड पेयर कर सकता है, क्योंकि उसका साइज छोटा होने के कारण वो ऑल्दो उसके वैलेंस शेल में 5 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन वो मैक्सिमम 3 ही बॉन्ड कर सकता है, क्योंकि उसका साइज बहुत छोटा है, वो 5 नंबर ऑफ बॉन्ड नहीं कर सकता। ये आपका पी ब्लॉक में था, लेकिन अभी वो आपका सिलेबस में हट गया है, इसलिए आप लोगों को नहीं पता, लेकिन मैं उसका एक रीज़न आपको बता रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख लो, नाइट्रोजन का 1 2 3 4 5 पाँचों ही इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड है, इसलिए नाइट्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज ऑटोमेटिकली डेवलप हो रहा है, प्लस। ठीक है, ये तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है। अगेन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए इलेक्ट्रॉन मूवमेंट टुवर्ड्स ऑक्सीजन ज़्यादा हो रहा है। दैट मीन्स नाइट्रोजन के ऊपर डेफिनेटली डेल्टा पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है। और नीचे देखो डबल सिंगल प्लस मिल गया कॉन्जुगेशन पैटर्न, इसलिए देखो यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तब अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया मतलब यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ देखो माइनस चार्ज। अभी डबल सिंगल प्लस, ये इलेक्ट्रॉनिकली सफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट, चलो यूनिडायरेक्शनली, ये देखो प्लस चार्ज आ गया। अभी देखो अगेन डबल सिंगल प्लस कॉन्जुगेशन पैटर्न मिल गया, ये हो गया रेजोनेंस। इसका आखिर का स्ट्रक्चर क्या होगा, लास्ट स्ट्रक्चर क्या होगा रे, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर। ठीक है, और आप लोगों को ये सारे ग्रुप को याद रखना पड़ेगा, कुछ नहीं, बस आप मेरा एक सलाह मानो, सारे ग्रुप को इंजीनियरिंग के ऊपर लगा लो, सबके जितने भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए उसको ड्रॉ कर लो, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, मार्क माय वर्ड्स। एंड आपका जो 12th का जो इतने भी चैप्टर है, देखो हेलोजन में हेलोएरिन्स आ गया, OH में फिनॉल आ गया, ये आपका एराइल ईथर हो गया, ये ईस्टर हो गया, ये एनिलीन हो गया, ये सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन हो गया, ठीक है, ये एमाइड हो गया, सब आपका सिलेबस में है। यहाँ पे बेंजोइक एसिड हो गया, बेंजाल्डिहाइड हो गया, ये एसिटोफेनॉल, बेंजोफेनॉल, ये सियानो ग्रुप हो गया, या नाइट्रो ग्रुप हो गया, तो सब कुछ आपका 12th में एप्लीकेशन है। इसीलिए प्लस का मतलब है इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, माइनस का मतलब सिस्टम से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉ कर रहा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप। आपको इसको रटना है, अगर रटना नहीं चाहते हो बस एक एक बार इंजीनियरिंग के ऊपर लगाओ और कर लो। अगर आपको ये कॉन्जुगेशन पैटर्न करना आता है देन इट विल बी वेरी इजी। ठीक है, देन द नेक्स्ट इफेक्ट इज हाइपर कॉन्जुगेशन, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज नो बॉन्ड रेजोनेंस। इसको बस आप इस हिसाब से याद रख लो, अगर ये CH3 है विच इज अटैच्ड टू एन इथीन, देन यहाँ पे क्या होगा, ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये टूट जाएगा और ये इस पोजीशन में आएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे चला जाएगा। इसीलिए ये जो H है ये H+ आराम से ऐसे ऊपर हो जाएगा। यहाँ पे देखो एक नया डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ पे शिफ्ट होने के कारण ये एक माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। यहाँ पे ये ऊपर का हाइड्रोजन टूटा था, ठीक वैसे ये टूट सकता है साइड के वहाँ, या फिर नीचे का भी टूट सकता है डिपेंडिंग अपॉन द अल्फा हाइड्रोजन। दिस इज द फंक्शनल ग्रुप अल्किन एंड दिस इज द फंक्शनल ग्रुप बियोरिंग कार्बन, दैट मीन्स अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन को जो लगा रहता है उसको क्या बोलते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। और अल्फा हाइड्रोजन जब कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करता है देन हम उसको क्या बोलेंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन। ठीक है, इसका जो इफेक्ट है वो कहाँ कहाँ पे काम आता है, स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन्स। स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन्स में कैसे, देखो ये हो गया CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये सपोज CH3 डबल बॉन्ड CH2 और एक ले लो CH3 CH3। So out of these three, which one will be more stable? The answer will be the last, the third one. Why? Because ये जो डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड अल्किन जो है कब ज़्यादा स्टेबल होता है, जितना ज़्यादा
सब्स्टिट्यूटेड होगा उतना ज़्यादा ये स्टेबल होगा। मोर द सब्स्टिट्यूटेड अल्किन्स मोर विल बी द स्टेबिलिटी। यहाँ पे 4 ग्रुप सब्स्टिट्यूटेड है, यहाँ पे 2 ग्रुप है और यहाँ पे एक भी नहीं है। और ये क्यों हो रहा है? ड्यू टू द हाइपर कॉन्जुगेशन। क्योंकि यहाँ पे देखो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन कितना है? 3 3 6 3 9 3 12 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। क्योंकि ये हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को बियर करने वाले सारों ही अल्फा कार्बन, एंड अल्फा कार्बन को लगे हुए चारों जितने भी हाइड्रोजन है वो सब क्या है? अल्फा हाइड्रोजन। तो टोटल नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इज इक्वल टू 12। यहाँ पे कितना है? देखो 3 3 6 और यहाँ पे 0। ठीक है, तो इस हिसाब से स्टेबिलिटी इंक्रीज कर रहा है। सो 3 विल बी मोर स्टेबल देन 2, विल मोर स्टेबल देन 1। सो ये स्टेबिलिटी ऑफ अल्किन्स को एक्सप्लेन करता है। उसके बाद ये हाइपर कॉन्जुगेशन प्लस आई मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या फिर प्लस एम फीचर्स को भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम में एनाबोल करता है। सो हाइपर कॉन्जुगेशन में अगर CH3 ग्रुप कहाँ पे लगा हुआ है, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो प्लस आई और प्लस एम ग्रुप। अगेन इट इज ऑल्सो प्रोवाइडिंग द हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। ठीक है, ठीक वैसे ही इसीलिए ये स्टेबिलिटी ऑफ जो कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल है इसको ये इंक्रीज कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये प्लस आई एंड प्लस एम फीचर दे रहा है और कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल दोनों ही इलेक्ट्रॉनिकली क्या है? डेफिशिएंट है। और ये क्या है? इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर रहा है। तो कैटायन को अगर ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है दैट मीन्स वो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल को इंक्रीज कर रहा है कि नहीं कर रहा है? इसीलिए देखना स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल में टर्शियरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी होता है। दिस इज द मेन रीजन ऑफ फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन एंड फ्री रेडिकल और एनी इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, द लास्ट वन ऑफ द टेम्पररी इफेक्ट फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये एक स्पेशल टाइप ऑफ इफेक्ट है जो कि सिर्फ मल्टीपल बॉन्ड्स जहाँ पे होता है वहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे कि सपोज दिस इज एन अल्किन, जब भी एक न्यूक्लियोफाइल आएगा तो ऑटोमेटिकली ये जो बायो बॉन्ड है ये शिफ्ट हो जाएगा दूसरे के ऊपर और यहाँ पे एक कार्बोनाइन हो गया। सपोज यहाँ पे एक क्या है? इलेक्ट्रोफाइल जैसा है, तो पहले ये अपने आप को नेगेटिव करेगा और वही नेगेटिव क्या करेगा? ये H+ को अटैक करेगा, तब यहाँ पे H निकला और यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक कार्बोकैटायन मिलेगा। ऑल दीज आर रिएक्शन इंटरमीडिएट्स। ठीक है, ठीक वैसे ये हो गया क्या? एक कार्बोनिल कॉम्पाउंड, मे बी एल्डिहाइड, मे बी कीटोन और ईस्टर और मे बी एसिड। इसको अगर कोई एक न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है देन ऑटोमेटिकली कार्बन से ऑक्सीजन में ये पोलैरिटी देखने को मिलेगा। तो ये दिस विल बी डेल्टा प्लस, दिस विल बी डेल्टा माइनस ड्यू टू इंडक्टिव इफेक्ट। बट जब ये न्यूक्लियोफाइल आ रहा है देन यहाँ पे परफेक्ट प्लस एंड माइनस में यहाँ पे पोलैरिटी देखने को मिलेगा और यहाँ पे आपको ऑक्सीजन माइनस देखने को मिलेगा। आप लोग मोस्टली ये ऊपर के दो जो है वो मार्कोनिकॉव्स एडिशन में देखने को पाओगे और नीचे का जो है ये आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एडिशन। जैसे कि यहाँ पे ये क्या है? CH3 MgBr अगर मैंने कर दिया तो ये क्या हो गया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट और ये कार्बोनिल कंपाउंड आगे अल्कोहल या फिर जो भी हो निकलेगा, या फिर यहाँ पे CH3 सपोज KCN आ गया तो CN माइनस भी अटैक करेगा। ठीक वैसे ही तो ऑल दिस काइंड ऑफ रिएक्शंस विल प्रोसीड्स। ठीक है, सो इस हिसाब से हमने कंप्लीट किया the electron displacement in a covalent bond. Now the main topic from where the class 12 will start, the linkage of this entire basic from the 11th to the 12th, and that is the types of organic reaction mechanism. So there are broadly 4 types of organic reaction mechanism. First one is addition, substitution, elimination, rearrangement. पहले जिंदगी में किसी का एडिशन होता है, फिर वो सब्स्टिट्यूट होता है, फिर बहुत सारे सब्स्टिट्यूशन के बाद जितने अननेसेसरी होते हैं वो एलिमिनेट होते हैं और बाकी रीअरेंज तो चलता ही रहता है। ठीक है, ठीक वैसे ही केमिस्ट्री में भी होता है, पहले एडिशन देन सब्स्टिट्यूशन देन एलिमिनेशन एंड रीअरेंजमेंट। सो इसके भी प्रकार और भेद हैं डिपेंडिंग अपॉन द अटैकिंग रिएजेंट। अगर अटैकिंग रिएजेंट इलेक्ट्रोफाइल है तो एडिशन इलेक्ट्रोफिलिक एक टाइप होगा, न्यूक्लियोफिलिक है देन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन एक होगा, फ्री रेडिकल है तो फ्री रेडिकल एडिशन एक होगा। ठीक वैसे ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, आपके सिलेबस में बस बीटा एलिमिनेशन है क्लास 12 में, और रीअरेंजमेंट में बस आपका
2 ही रीअरेंजमेंट है, ओनली 2। ठीक है। सो इसको अभी हम जो भी नेक्स्ट वीडियो आएगा लेक्चर 2.1 उसमें हम एडिशन से स्टार्ट करेंगे, जिसमें भी जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक या फिर फ्री रेडिकल का हमारा क्लास 12 में एंटायर है उसका हम पहले रिएक्शन मैकेनिज्म का फॉर्मेट सीखेंगे और जितने भी रिएक्शन होगा उसको सीखेंगे। जस्ट फॉर ए डेमो मैं आपको दिखा देता हूँ। नोट्स रेडी हो गया बच्चों, ये देखो एडिशन 3 प्रकार के होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक, फ्री रेडिकल, न्यूक्लियोफिलिक। वो कौन कौन से चैप्टर में है और उसका इंटर कन्वर्जन में कैसे रिलेटेड, ये देखो कुछ इस तरह से हम लोग देखेंगे विथ मैकेनिज्म फॉर्मेटिंग, पूरा टेबल फॉर्मेट में आप लोग करेंगे। ठीक है। सो ये वीडियो अभी रेगुलर आएगा। अभी जो मेरा 3-4 दिन से जो इरेगुलरिटीज़ हो रहा था उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। थैंक यू फॉर बिलीविंग इन मी। आप अच्छे से पढ़ाई करो, वीडियोस को 2 बार 3 बार देखो, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू, कीप लविंग, जय हिंद।